माननीय प्रोफेसर सरोज गुप्ता जी, हमारे साथी डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जी और राणा गुजर जी और आप सभी लोग, जबकि मेरी इच्छा तो थी विस्तार से इन सब चीज़ों पे बात करने की, लेकिन नहीं, उनकी ही जल्दी नहीं, मुझे भी बहुत है। तो थोड़ा कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें आप समय बहुत करसाज है, वो ही हमारा प्रबंधन करता है, हम नहीं कर पाते। तो आज मेरी बहुत ज़्यादा कई तरह की व्यवस्था है। खैर, मैं इतनी सी बात आपसे करूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आप लगातार लेक्चर सुन रहे हैं। सचमुच हम वक्त के जिस मोड़ पे आज खड़े हैं, एक व्यक्ति के रूप में भी, सभ्यता के रूप में भी, समाज के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में, इसमें अब जरूरत है अपनी खुद मुख्तारी की। खुद मुख्तारी मतलब आत्म एक स्वराज में जीने की, आत्मनिर्णय के अधिकार की। और आप जानते हैं कि कोई भी देश, कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति दूसरे के नज़र से कोई खूबसूरत नज़ारे का जज नहीं कर सकता। दूसरे की दिमाग से आप अपने लिए निर्णय नहीं ले सकते। दूसरे की पसंद को आप अपने पसंद से आप अपनी जिंदगी में कोई रंग नहीं भर सकते। जरूरत है इस बात की कि यदि हम अपने एक मानसिक वैचारिक स्वराज में रहना चाहते हैं, उसको अर्जित करना चाहते हैं, तो जरूरी है हम ज्ञान के उन स्रोतों को, उन संदर्भों को टटोलें और उन तक जाएं। वो चीजें कहीं लुप्त नहीं हुई हैं, वो कहीं गायब नहीं हुई हैं जो आपके अपने समय के लिए जरूरी। बस इतना है कि जैसे कोई लाइट होता है ना, सर्च लाइट, तो सर्च लाइट का फोकस बस घुमा दिया गया है और वो लाइट के वृत्त से बाहर चली गई हैं, बल्कि वो हैं, उनका अस्तित्व है। एक बार कोशिश करके हमें उन चीजों तक जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ज्ञान और विवेक, इन दोनों में फर्क होता है। ज्ञान बहुत स्थूल होता है, लेकिन विवेक उचित और अनुचित का ज्ञान है। इसलिए आज भारतीय ज्ञान परंपरा तक अगर आपको समझना है तो आपको एक विवेक सम्मत मानस का निर्माण आपको करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई ये नारेबाजी है या कोई शोर है या भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ लौटे, जबकि मैंने आपको शुरू में कहा ये आपके लिए एक व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में और राष्ट्र के रूप में ये बहुत जरूरी है कि आप ज्ञान के अपने निजी और अपने जो अर्जित स्रोत हैं उन तक जाएं। जैसे एक सीधी सी बात है कि आपको यदि अपने दादी और नानी का मूल्यांकन करना हो तो उनके मूल्यांकन या उनके प्रेम या उनके कर्तव्यों का कोई पैरामीटर बनाना हो तो आपको अपने दादी और नानी के मुताबिक ही अपने पैरामीटर भी सेट करने पड़ेंगे। जैसे आपके पास इंच टेप हो और आपको दूध ना हो, तो ये संभव नहीं है कि आप इंच टेप से कोई द्रव का माप नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी होता है कि जिस चीज को मापना है आप उसके मुताबिक एक अपना पैरामीटर भी डेवलप करिए। हमारे देश के साथ ये बहुत बड़ी मुश्किल हुई कि चीजें हमारी थी लेकिन पैरामीटर सब दूसरे थे, और जाहिर सी बात है कि उस पैरामीटर पे हमारी चीजें आती नहीं, इंच टेप से द्रव नहीं नापा जा सकता। तो उन्होंने अपने पैरामीटर पे सवाल नहीं उठाया, उन्होंने हमारी उस पूंजी पे सवाल उठाया कि ये चीजें हमारे पैरामीटर में नहीं आती। दरअसल नजरिया जो होता है ना, वो बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी नजर पर। अब इसको वेंटेज पॉइंट कहते हैं, इसके लिए एक बड़ा परिभाषित पद है वेंटेज पॉइंट। आप क्या देखते हैं ये निर्भर करता है कि आप कहां से देखते हैं। आप क्या देखते हैं ये निर्भर करता है आप कहां से देखते हैं। आप कैसा जवाब पाते हैं ये निर्भर करता है कि आप सवाल क्या पूछते हैं। तो देखिए, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना होगा। आज जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक, लगभग 200 साल की एक हमारा दौर ऐसा गया जिसमें इस भारतीय ज्ञान को सिरे से खारिज किया गया। कई बार उनको न समझ पाने की स्थिति में कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है और फिर मैं अपनी समझ पर का मूल्यांकन करने की जगह मैं ये कह दे रहा हूँ कि वो बात ही खराब है। तो इसलिए इन सब चीजों को एक बार नए सिरे से देखना होगा। जैसे बहुत बार नाम लिया जाता है लॉर्ड मैकाले का कि उन्होंने ऐसा किया, तो जो ट्रिपल ई
ट्रिपल ई का जो एक दौर सिद्धांत था ना, ई के, एक ई इंग्लिश, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, कि उन्होंने 3 चीजें की है कि अंग्रेजी पढ़िए, उसी में आपको शिक्षा मिलेगी, और अंग्रेजी से जो शिक्षा मिली है उसी से आपको रोजगार भी मिलेगा। इन 3 चीजों ने हमारे यहाँ हमारी भारतीय ज्ञान संपदा को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो तो आए और कह के 1947 में चले तो गए ना, लेकिन फिर हम 70 वर्ष से क्या कर रहे हैं? केवल उन्हीं को दे रहे हैं, बार बार मैकाले को नाम ले रहे हैं, मैकाले को सारा ठिकरा उनके सर पे फोड़ रहे हैं और चल उन्हीं के रास्ते रहे, है ना। तो कुछ लोग तो ऐसे ही बदनाम होते हैं। वाजपेयी जी को ध्यान होगा कि एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है कि तुहमतें आएंगी नादिर शाह पर और आप रोज दिल्ली लूटा करें। भाई वो बदनाम है तो उस पर तो तुहमत आएगी, तो तुहमतें आएंगी नादिर शाह पर और आप रोज दिल्ली लूटा करें, आपका तो कोई नाम नहीं लेगा। मैकाले ने जो किया वो अपने एक औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली के तहत किया। वो एक नौकरी कर रहा था, लेकिन 47 के बाद हमने क्या किया? चले उसी रास्ते पर, तो तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से लड़ाई, गाली देते रहे मैकाले को और चलते रहे उसी के रास्ते पर। भला वो इस भारतीय मनीषा का ये जो विवेक वापस लौटा है कि चीजों को देखने के लिए आपको अपने संदर्भों को टटोलना पड़ेगा, और ये ज्ञान के संदर्भ इतनी ज्यादा इस बोध में, इस परंपरा में है कि उसको समझना होगा। जैसे आपने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक बच्चे को लेकर 2 महिलाएं आपस में लड़ गई कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। राजा के दरबार में पेश हुई। राजा ने क्या निर्णय दिया कि बच्चे को 2 टुकड़े में काट दीजिए, आधा आधा दीजिए। तो जिस महिला का बच्चा था उसने कहा कि नहीं काटिए मत, पूरा ही इनको दे दीजिए। निर्णय हो गया था, राजा ने समझ लिया था कि बच्चा इसका है। दरअसल ये है बोध सम्मत, ये भारतीय परंपरा है कि हम प्रत्येक चीज के मूल्यांकन में बुद्धि से ज्यादा विवेक का इस्तेमाल करते हैं, और यह विवेक जनित जो ज्ञान धारा है ये हमारे पूरे देश के वाचिक परंपरा में, साहित्यिक परंपरा में और लोगों के रीति रिवाज में जो एक सामाजिक व्यवहार होता है उसमें निहित था, जिसको हम लोगों ने बात करना। जैसे आपको सामान मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रचार होता है ISI मार्का देख लीजिए कि इस पे लगा है। दरअसल इस तरह के हम अपने चीजों के प्रमाणन में अपने विवेक का इस्तेमाल हमसे छूट गया है अभ्यास में। हम खुद के अनुभव से चीजों को नहीं जानते। हम ISI मार्का से जान पाते हैं कि ये सामान अच्छा है कि खराब है। हमको अपने घर से कहीं जाना हो, हम कभी भी ये साहस हमको नहीं दिया गया कि हम थोड़ा भटकते हुए जाएं। भटक के भी पहुंचेंगे तो रास्ता तो खोज लेंगे ना, वो अपना खोजा हुआ रास्ता होगा। हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं कि भटकना मत, जहां न समझ में आए किसी से पूछ लेना। जो हमारी ट्रेनिंग है, भारतीय परंपरा ये नहीं है। भारतीय परंपरा असहमत होना और भटकना दोनों सिखाती है। आप जानिए कि हमको मना किया जाता है कि भटक मत जाना, लोगों से पूछ लेना, हर बात को काटना मत, बड़े जो कहते हैं उसको स्वीकार कर लेना। तो ये सहमत होना सिखाया गया है हमको भटकने से बचना सिखाया गया है। लेकिन आप यकीन करिए ये जो दुनिया आपके सामने है, इस पूरी की पूरी दुनिया को भटके हुए लोगों ने खोजा है और असहमत लोगों ने बदला है। अगर कोलंबस और उसको डिगामा भटके नहीं होते तो ना अमेरिका मिला होता, ना भारत मिला होता। मिलता थोड़ी बात में होता। यदि गांधी जी, चे गुवेरा, लेनिन, बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय की व्यवस्था से असहमत नहीं हुए होते, ये दुनिया बदली नहीं होती, जैसी थी वैसी। ये भारतीय विवेक है जो असहमति को और भटकाव को आपके अनुभव प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जो पूरा का पूरा हमारा भारतीय समाज है, ये अनुभव जनित संयोगों से चलता है, ये आयातित ज्ञान से नहीं चलता। जैसे मैडम किसान का उल्लेख कर रहे हैं, आप देखिए पूरा का पूरा कृषि शास्त्र, मौसम विज्ञान, वो हमारी वाचिक परंपरा में लोगों के जुबा पे है। और आज उन सब चीजों को लेकर, मतलब वो एक अगर मौसम के बारे में अखबार में छपता है कि बारिश होगी या मौसम खराब होगा, हम उसको ज्यादा यकीन मानते हैं क्योंकि वो मशीन से मिला हुआ ज्ञान है, पूर्वानुमान है। लेकिन पूरी की पूरी भारतीय वाचिक परंपरा में आप प्रत्येक इलाके में चले जाइए, आपको मौसम और कृषि संबंधी
तमाम जानकारियां वाचिक परंपरा में उपलब्ध है। लेकिन ये जो अखबारों में मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जो मौसम का हाल जारी किया जाता है, हमारे एक सीनियर कहा करते थे कि जब रेडियो में बताया जाए ना कि बूंदाबांदी होगी तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं होना है, और मतलब वो मजाक पूरा करते। ये उन मौसम वैज्ञानिकों का उपहास नहीं है। दरअसल हमने अपने विवेक और अनुभव पर एतबार करना छोड़ दिया है। हम मशीनों से चीजों को समझते हैं। आज किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, बड़ा सा बड़ा डॉक्टर, वो खुद ही कुछ ट्रीटमेंट करता ही नहीं, सारे जांच करवा लेता है और जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स आते हैं जांच, उस पर वो दवाई करता है। मैडम को मालूम है, मैंने अपने बचपन में देखा है कि ऐसे डॉक्टर हुआ करते थे जो कभी कभार कोई जांच के लिए लिखते थे, बाकी सारी दवाइयां ट्रीटमेंट वो अपने अनुभव से करते थे, आपकी बातें सुनकर, पेशेंट को सुनकर। और ये अनुभव सुनकर ही तो पूरी साइकोलॉजी हमारी आई हुई है। सिगमंड फ्रायड भी तो चिकित्सक ही थे ना। अगर उन्होंने अपने पेशेंट्स के वो अनुभव और अपने चिकित्सकीय अनुभव को एक साथ साझा नहीं किया होता तो ज्ञान का एक नया अनुशासन, साइकोलॉजी नहीं आई होती। तो दरअसल हम अनुभव से अर्जित ज्ञान को हम दरअसल भूलते चले जा रहे हैं। अब जो मौसम विज्ञान हमारे बातचीत में था, कृषि संबंधी चीजें थी, वो सारी की सारी चीजें अनुभव से, हजारों साल के अनुभव से अर्जित ज्ञान है। ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी ने मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक मौसम के हिसाब से वो चीजें काम करती रही। मैं समय कम होने के कारण मैं वो सारे उदाहरण आपको नहीं दे रहा। एक हमारे यहाँ कहते थे कि लाल पीला जब हुआ आकाशा, दिन में बद्दल रात निबद्दल। दिन में बादल हो और रात में मतलब आसमान साफ हो, दिन में बद्दल रात निबद्दल। अब सोचिए कि ये जो अनुभव है उनका कि दिन में बद्दल रात निबद्दल, भाट कहें अनहोनी हुई, कुआं खोद के धोबी धो। मतलब दिन में बरसात के मौसम में, आषाढ़ और भादों के मौसम में अगर दिन में बादल छाए हों और रात में अगर आसमान साफ हो, तो कह रहे हैं कि एक ऐसी अनहोनी होगी कि धोबी को भी कपड़े धुलने के लिए कुआं खोदना पड़ेगा। मतलब पानी नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। सीधा तरीका है कि जब रात में बरसात के सावन और भादों में जब आकाश साफ होगा तो शीत गिरने लगेगा। शीत गिरेगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, बारिश होगी नहीं। अब आप सोचिए कि इस ज्ञान को किस तर्ज पर और किस व्यवस्था के तहत हमारी इस परंपरा ने समझा था और बताया था। लेकिन चीजों को जानने का तरीका हमारा बिल्कुल मैकेनिकल हो चुका है। आप तुलसीदास का एक संदर्भ मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने राजा का स्वभाव बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, लेकिन उसका मैं आज भी आश्चर्यचकित हूं कि तुलसीदास को यह बोध कैसे था। हम आज जान पाए हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया और तमाम चीजों को लेकर। तुलसीदास ने उसने कहा कि बरसत हरसत समय करसत लखे न कोई। जब बारिश होती है तो सभी प्रसन्न होते हैं, करसत लखे न कोई। लेकिन जब वो पानी ऊपर से पानी गिरता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब वो पानी खींचता है बादल, इसको किसी ने नहीं देखा। फिर वो टैक्सेशन की बात है, तो कह रहा है कि मतलब राजा ऐसा होना चाहिए जो इस तरह से काम करे, जब वो टैक्स ले, कर ले तो लोगों को पता न चले, लेकिन जब उसी को वेलफेयर में लौटाए तो लोगों को प्रसन्नता। लेकिन इसमें आप देखिए कि तुलसीदास को कैसे मालूम था कि बारिश होने के लिए सूर्य समुद्र से जल खींचता है। ये तो बहुत बात की बात है ना। उन्होंने सहज ही लिखा और ऐसे लिखा कि जैसे हमारे लोकमानस को चीजों के बारे में पता था। तो ये जो वाचिक स्वरूप है, व्यवहारिक ज्ञान है, लोगों को मालूम था। लेकिन हम किस पे विश्वास करेंगे? तुलसी पे नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे लेबोरेटरी रिपोर्ट पर। एक विवेक संपन्न मानव ने इसको दर्ज किया है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको आवाज दी जा रही है इस बात पर कि अपने इन संदर्भों में जाओ, इसको जानो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आखिरी बात कहूंगा। बिहारी का एक बड़ा मशहूर दोहा है जिसको आपने खूब सुना होगा। उस दोहे में वो कहते हैं, बड़ा राधा और कृष्ण के भक्ति के लिए है
मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जहाँ तन की छाई पड़े श्याम हरित दुखी होए। सीधा सा अर्थ है, वो राधा जी की के प्रति प्रार्थना है कि हे राधा जी, आप मेरी भव बाधा, मेरे होने के दुखों को, संसारिक व्याधियों का हरण कर लीजिए, क्योंकि आप कर सकती हैं, क्योंकि आपके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण का रंग भी बदल जाता है ना। तो एक है ना कि उनके आने से आती है चेहरे पे रंगत, तो बात वो थी, जब कृष्ण राधा की उपस्थिति से कृष्ण का रंग बदल जाता है, तो जो सब में रंग भरता है, ये जो सबका रंग बदलता है, उसका भी रंग आपकी उपस्थिति से बदलता हो, इसलिए आप सर्वशक्तिमान हैं, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। आप मेरी प्रार्थनाओं को दूर, मतलब बाधाओं को दूर करिए। ये इतना सीधा नहीं है। आप इस देखिए कि इस छोटे से साहित्यिक दोहे में हमारा भारतीय ज्ञान का कौन सा उत्तर है। अब देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित दुखी होए। आयुर्वेद के खाद्य विचार के तीसरे प्रकरण में इसका उल्लेख है। राधा नागर सोई, राधा हल्दी को कहते हैं, नागर धनिया को कहते हैं, सोय सोया एक धनिया की तरह एक और वनस्पति होती है। वो कहते हैं कि तीनों चीजों का, हल्दी, धनिया और सोया, एक निश्चित मात्रा मिलाकर चेहरे पे लगाया जाए तो जा तन की छाई, दाग धब्बे हैं, हरित द्युति, हरित द्युति लाइट ग्रीन, हरित द्युति होए। आप देखिए कि ये भक्ति का दोहा है, लेकिन लोक का ज्ञान इसमें कैसे है, ये एक तरह से भक्ति भी है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये आयुर्वेद का नियम भी है। तीसरा, मैं आपको एक 10 मिनट के लिए रोक रही हूँ, आप बैठिए और हमारे विद्यार्थियों के मन में जो भी प्रश्न हो, सर ने अभी तक जो बताया वो प्रश्न लिख के रखें। हमारी दीदी श्रीनगर उत्तराखंड से जुड़ रही है और फिर आपको हम बस एक लाइन इसको समापन करके, तो आपने ये देखा कि ये अपनी जो ज्ञान है, लोक का ज्ञान है, वाचिक स्वरूप में कैसे है। और तीसरा उदाहरण कि चित्रकला में जो रंग शास्त्र है, उसमें 7 रंगों के अलावा भी नए रंग बनाने का भी विधान है। तो उसमें एक विधान है कि ब्लू कलर में येलो कलर मिलाने से लाइट ग्रीन बनता है। अब देखिए, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित, राधा गोरी है, कृष्ण है सांवले, तो कृष्ण का रंग कैसे हो रहा है, श्याम सांवला, हरित द्युति, हरित द्युति लाइट ग्रीन। अब ये ग्रीन खुशी का रंग है। तो आप देखिए कि एक साहित्यिक दोहे को उन्होंने अपने लोक के ज्ञान से, चिकित्सा के ज्ञान से, व्यवहार के ज्ञान से, रंग शास्त्र से किस तरह से समृद्ध किया। दरअसल मेरी बात सिर्फ इतनी इसलिए थी कि हमको इन तरह के संदर्भों पर वापस जाना पड़ेगा, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ हमारे होने का मुकम्मल एड्रेस और पता वही है। धन्यवाद।